very warm welcome to the Word of Imagination. This is Pooja Sharma. Before starting today's lecture, let me thank you first because इसके पहले वॉइस का जो इशू हो रहा था वो सारे फिल्टर्स हट गए थे जिसकी वजह से लगातार वॉइस की दिक्कत आ रही थी। जिन्होंने भी मेंशन किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोग गवर्नर जनरल का जो हमारा क्लासेस चली थी मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा या एक बहुत बड़ा सा कहेंगे एक बैकग्राउंड लेकर चल रहे थे कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस रहे थे जिस तरह के स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहला गवर्नर कौन था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल और वायसराय, इन चारों में क्या क्या अंतर है, कौन पहला कौन आखिरी, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर लिया था। उसके साथ हम लोगों ने दो गवर्नर क्लाइव और क्लाइव के बाद आया था हमारा वॉरेन हेस्टिंग, नॉट वॉरेन हेस्टिंग, ये सीक्वेंस नहीं है, हम सिर्फ एम्फेसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल पे। तो क्लाइव के बाद सीधा जो 1773 का एक्ट आया था जिसमें पोस्ट चेंज हो गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था जब ऑलमोस्ट सदर्न एरिया का कैप्चर्ड हो गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस समय इसकी पोस्ट चेंज हुई थी। वहां से हम लोगों ने दो को कर लिया था। तो एक क्विक रिवीजन लेंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की थी और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत में हमने देखा था कि पूरे वो देख लिए थे, गवर्नर जनरल वाला सेक्शन देख लिया था। अभी हम बात करते हैं ये दो लोगों के बारे में जिनके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात किया था। जो क्लाइव था उसको हम लोगों ने इमेजिन किया था चूड़ा रानावत से, और चूड़ा रानावत के बारे में दो चीजें कही थी कि दीवानी मस्तानी उनको पहले मिली थी और डुअलिटी इन नेचर, दो चीजें हम लोगों ने कही थी, उनसे आप याद रख लोगे। और उसके बाद श्वेत लोगों ने यानी सो कॉल इंडस्ट्री के लोगों ने बवाल काट दिया और इसलिए वहां पे श्वेत विद्रोह हुआ। किसके कारण में? क्लाइव के टाइम में। क्लाइव को एसोसिएट किया था हम लोगों ने चूड़ा रानावत से। और यहाँ पर जो पहली बार देख रहा है, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद उस चीज को एक इमेज देंगे। एक इमेज पे हमारा एक गवर्नर या जो भी जिस भी पोस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे वो सब कुछ एक ही फ्लैश में आपके दिमाग में सेट होने वाला है। तो कोशिश करिए एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए वो आपका हो जाए, फिर आपको बार बार नोट्स उठा के पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा हमारा क्लाइव। क्लाइव को हमने एसोसिएट किया था चूड़ा रानावत से। चूड़ा रानावत से हमने कहा था कि दीवानी व्यवस्थानी उनको पहले मिली थी, यानी दीवानी राइट। इसका मतलब टैक्स वसूलने की जो अथॉरिटी थी वो अंग्रेजों के पास चली गई थी और एक सर्टेन अमाउंट वो दे दिया करते थे नवाब को। और उन्होंने पपेट गवर्नमेंट स्टार्ट की थी बैठाना। पपेट गवर्नमेंट में क्या कहा था उसको, सो कॉल्ड उन्होंने डुअल सिस्टम या डीआरकी सिस्टम या फिर डीआरची, कहीं डीआरकी प्रोनाउंसिएशन वेरीज करता है, या फिर द्वैध शासन बोला था। द्वैध शासन का मतलब दो गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो फौजदारी और अदर मामले देखेगी, न्याय व्यवस्था, फौजदारी, ये सब काम चला गया यहाँ के नवाब के पास अथॉरिटी। और उसके बाद जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स थे, स्पेशली टैक्स कलेक्शन जो था वो चला गया अंग्रेजों के पास। तो दैट वाज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ये शुरुआत हुई थी क्लाइव के टाइम और हेस्टिंग के टाइम इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये चीज रही इनके बारे में, इतनी चीजें याद हुई। और उसके समय फिर जो उनका बार बार रिवॉल्व करने का तरीका था, इसकी वजह से इंडस्ट्री के लोगों ने, श्वेत सो कॉल्ड फेयर गोरे लोगों ने, श्वेत मतलब गोरे लोगों का विद्रोह, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इसको हमने समझाया था कि आखिर क्यों श्वेत विद्रोह हुआ था। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे थे, दे वर हाईली इन्वॉल्व इन करप्शन, और करप्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर सोर्स कॉल, जो क्योंकि कंपनी यहाँ पे काम करने आई थी और उनको एक रिपोर्ट भेजनी होती थी, रिपोर्ट में हमेशा जीरो जा रहा था या नेगेटिव में ट्रेड दिखा रहे थे। बट इन रियलिटी यहाँ के लोग बहुत रिच हो रहे थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे वो एम्प्लॉयज। तो इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या लाया गया था? श्वेत विद्रोह। और श्वेत विद्रोह के बाद सोसाइटी ऑफ ट्रेड में हुआ था कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड में एक ऐसी कंडीशन, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हुआ था सोसाइटी ऑफ ट्रेड में, ट्रेड में करप्शन को रोकने के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड हुआ था। और श्वेत विद्रोह हुआ था कि एक डबल भत्ता दिया जा रहा था कुछ एम्प्लॉयज को। वो किस किस कंडीशन में था, वी नॉट टू बी गो इन डेप्थ, इतना याद रखना है कि श्वेत विद्रोह हुआ था वो क्लाइव के टाइम पर हुआ था। तो जो दूसरा डबल भत्ता दिया जाता है उसको कम करने के लिए, एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए वो भत्ता रोक दिया गया था। इसके लिए गोरे लोगों ने ही अगेंस्ट जो उनकी गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट पर इन्होंने विद्रोह किया था, दैट इज कॉल्ड श्वेत विद्रोह। इतनी चीजें हम लोगों ने याद की थी और इंडस्ट्री से इसको जोड़ दिया। और उन्होंने किस लिए? करप्शन रोकने के लिए सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया था, किसने? चूड़ा रानावत ने। ये हमारी इमेजिनेशन होगी, एक क्लिक में आप एआई की तरह इस एक क्लिक आएगा और चारों पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा। एसोसिएशन भी किससे है आप समझोगे। अब हम भी हर गवर्नर जनरल के पास जाएंगे तो हमसे पूछेंगे, सो दैट हमारा माइंड ये डेवलप हो सके कि कोई काम किया गया है तो क्यों किया गया है। और ये एस्पेक्ट है, ये हमारे सोशल एस्पेक्ट थे और ये हमारे
ये हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे, जिसमें दीवानी सिस्टम और डुअल सिस्टम जैसे कि गवर्नमेंट थी, और सोशल में हम लोगों ने देखा था श्वेत विद्रोह और सॉरी एक्सट्रीम, ये नॉट सोशल, ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं। दोनों ने पैसे की वजह से यहाँ पे रिगार्डिंग मनी या इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक विद्रोह और एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाया गया था। अब हम हर गवर्नर जनरल के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे व्हाई यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, इससे जैसे हमने कहा कि हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन जाएगी कि क्यों काम ये किया गया था। तो दीवानी सिस्टम क्यों लाया गया था, तो हम लोगों ने पहले समझा दिया। आप गए उनसे और उन्होंने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, दीवानी सिस्टम क्यों लेकर आए हो, तो उसने बताया कि मेजर हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम टैक्स कलेक्ट करें और अभी हम इन्वॉल्व ना हो पॉलिटिकल अफेयर में या न्याय व्यवस्था में, बाकी चीजों में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि हम जगह से दूसरी जगह से आए हैं, और अगर हम डायरेक्टली बहुत छोटे से एक कंपनी होकर अटैक करेंगे और इनके पॉलिटिकल अटैक कर देंगे या फिर पॉलिटिकल पावर गेन करने की अभी कोशिश करेंगे, तो जनता विद्रोह कर सकती है। इतना सपोर्ट नहीं था इन द बिगनिंग, तो इसलिए शुरुआत में उन्होंने सिर्फ दीवानी सिस्टम लिया और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए रखी थी कि ताकि एक पॉकेट बेड बैठा दो, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हमारे अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, लेकिन हमारा फेस कौन होगा, वो इंडिया का नवाब होगा, नॉट इंडिया का नवाब, जिस प्लेस का होगा, बंगाल का। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बंगाल प्रेसिडेंसी, जहां पर इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था आफ्टर बक्सर और आफ्टर जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी इलाहाबाद की, उसके बाद। तो ये रहा हमारा दीवानी और डुअल सिस्टम। उसके बाद आ गया श्वेत विद्रोह और सोसाइटी ऑफ ट्रेड। क्यों किया था श्वेत विद्रोह? क्योंकि बैलेंस शीट तो बना के भेजना पड़ता था यहाँ के लोगों को, क्लाइव वगैरह या जो भी इनकी कंपनी को ओवरऑल भेजना पड़ता था, क्योंकि ये कंपनी है, रिमेंबर ये कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे, ये कोई शासन नहीं है, ये कोई यहाँ पे वोटिंग सिस्टम से नहीं आए हुए हैं, ये कंपनी है, तो उन्हें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती थी जिसमें उनका बैलेंस शीट नेगेटिव में जा रहा था, इसलिए उन्होंने इसलिए एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश की, इसकी वजह से श्वेत विद्रोह हो गया। और दूसरा था सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाने की कोशिश करी कि ताकि जो इस करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग या कंपनी के एम्प्लॉय, उसको रोका जा सके। ये हो गया क्लाइव के बारे में। सेकंड था, हमने एक इमेज से ही किया था हेस्टिंग के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग। ये है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, ये 1773 में एक एक्ट आया था, ये पिट्स इंडिया एक्ट कर लू यहाँ पे, तो पिट्स इंडिया एक्ट या एग्जैक्टली पिट्स, गवर्नर जनरल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, हाँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किधर गया पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स आई को मैं हमेशा जब भी गोले में बना देती हूँ, दैट इज में इंडिया। ये क्लियर दिख रहा है आपको बोर्ड से? वेट अ मिनट, कैमरे में थोड़ा सा गड़बड़ी है। नाउ होप सो, अब आपको ये, हाँ अब क्लियर दिख रहा है, हाँ नाउ बोर्ड का वो कंप्लीटली। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक इमेज रखी थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि ये चैम्बर है, कोर्ट की जगह पे इमेजिन करोगे चैम्बर। 1773 में एक एक्ट पास हुआ था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे, जिसके अकॉर्डिंग एक कोड बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकाटा में। तो उसमें ये सारे मेंबर थे, जो चीफ जस्टिस थे वो उसका नाम एमपे था, बाकी 3 जजेस का नाम हाइट, लिमेस्टर और चैम्बर था। हेस्टिंग इस समय पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। यहाँ से उसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को राजस्व जो बोर्ड था उसको उसने शिफ्ट कर दिया था, मुर्शिदाबाद से कैपिटल, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की तरफ। ये उसने भूमि सुधार किए थे, ठेका प्रणाली, और पिट्स इंडिया एक्ट इसके समय में आया था 1784 में। ये है 1784 में ये एक्ट आया था। नंद कुमार का मुकदमा इस पे चलाया गया था, ये नंद कुमार है, और ये सब, और एक बनारस की संधि और एक फैजाबाद की संधि। इतनी चीजें अब हम एक इमेज से याद करते हैं, एक बार क्विकली इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हेस्टिंग को हमने हर्ष गुलजार से याद रखा था, मुर्शिदाबाद से उसने शिफ्ट किया था कैलकाटा कैपिटल को। तो आप हर्ष गुलजार को इमेजिन कर सकते हो कि लेकर आ रहा है, ये रहा उसका राजस्व, और लेके दौड़ कर आया यहाँ पे, ताकि जैसे ही भूमि जो ठेका प्रणाली में जमींदारों को उसने भूमि दे रखी है, जैसे वो टैक्स दे पैसा भर के कहाँ लगा दे, उसको तुरंत ही कोष में भरता जाए, इसलिए वो मुर्शिदाबाद से उठा के कैलकाटा ले आया। रीजन दूसरा था, लेकिन यहाँ पर हम अभी याद कर रहे हैं। इसने उनसे पैसा लिया और भर दिया कोष में, कोष में लेके यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, ओके नॉट पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी,
इसको ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इसने क्या किया था कि ये पैसा, अब जो यहाँ ठेकेदार से पैसा ले रहा था उसे उसने तुरंत ही एशियाटिक सोसाइटी बना दी। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसमें नंद कुमार ने एक मुकदमा लेके इसके पास पहुंच गया कि ये फ्रॉड है। इसने मीर जाफर की विडो थी, जो विधवा थी, उनसे पैसा लेकर उसके अल्पवयस्क बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया और अदर लोगों को, जो अदर इंपॉर्टेंट लोग थे उनके, उनको यहाँ पे चांस नहीं मिला। तो उसने क्या किया, इन्वॉल्व क्या कर दिया इसने, हाँ, तो इसने मुकदमा कर दिया। लेकिन हेस्टिंग ने क्या किया, एमपे से याद रखेंगे हम, जैसा हमारे यहाँ रुपए होता था वैसे यहाँ करप्शन था, और यहाँ पे एमपे यानी मनी पे करके उसने क्या किया, मनी तो इसके पास ठोस था ही, इससे ठेकेदार से भी पैसा ले रखा था, एशियाटिक सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था, बट स्टिल इसके पास इतना बड़ा सा कोर्स है। इसने दे दिया पैसे एमपे को। एमपे में यहाँ पे मिलने गया और कॉर्नर पे हाइट पे देखिए, रूम के कॉर्नर पे हाइट पर क्या बैठा हुआ है, लिमेस्टर बैठा हुआ है, एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है जो कि पैसा लेके केस को अकॉर्डिंगली मूव कर देता था। तो ये लिमेस्टर हो गया। और ये हमने ये जो बनाया इसको चैम्बर याद रखोगे। तो चैम्बर्स, चैम्बर्स ये ऐसे है, ठीक है, चैम्बर्स इसका नाम है पूरा। तो इसका कलर चेंज कर देते हो ना, ये थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे। चैम्बर ये चैम्बर्स। तो सबसे पहले आप इमेजिन करोगे ये चैम्बर में हाइट पर बैठा हुआ, हाइट से आप याद रखोगे, हाइट पे बैठा था मास्टरमाइंड, ली मास्टरमाइंड, और उसने पैसे लेके एमपे, मतलब एमपे से पैसे लेके, और उसने हेस्टिंग के अकॉर्डिंग मुकदमे को मोल्ड कर दिया। इतनी चीजें याद हुई। और यहाँ पे दो संधियां हुई थी, एक है बनारस की संधि और दूसरी थी फैजाबाद की संधि। फैजाबाद को हमने फिरोजी कलर से रखा है, और इसी कोर्ट के बाहर ही देखिए यहाँ जज, यहाँ पे चेयर यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे ये दोनों लोग बैठे हैं, और ये है, इसमें देख रहे हो ये विमेन है और जिसने साड़ी पहन रखी है। तो विमेन साड़ी से याद रखेंगे हम कि बनारस की साड़ी, और फैजाबाद ब्लू कलर से आप फिरोजी कलर से आप इमेजिन कर सकते हो कि फैजाबाद की संधि इसके टाइम पे हुई थी। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको हेस्टिंग से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, और 1773 का एक्ट याद रखना है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने नो वेट अ मिनट, हम लोगों ने और भी चीजें कर ली थी। मुझे लगा मैंने दो ही गवर्नर कवर किया है। हम लोगों ने हेस्टिंग कवर कर लिया था, मेटकॉफ कवर कर लिया था, कॉर्नवालिस नहीं ये नहीं हुआ था, शायद हम आगे मूव कर गए थे। रॉबर्ट क्लाइव किया है, हेस्टिंग किया है, सर जॉन मैक्सफर्सन कार्यवाहक गवर्नर, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त भ्रष्टाचार। मुझे लग रहा है मैंने कवर नहीं किया है, हाँ, कॉर्नवालिस को नहीं कवर किया है। एक्सट्रीमली सॉरी, वो बेंटिक पे नहीं, हम लोगों को कॉर्नवालिस पे ही यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखिए क्या क्या है। कॉर्नवालिस आया था 1869 में, और यहाँ पे 1793 में। मेजर इसका इस समय इशू चल रहा था भूमि सुधार का, क्योंकि ठेका प्रणाली सिस्टम जो हेस्टिंग ने शुरुआत की थी वो बहुत बैकफायर कर गई थी। एक बार 1 साल की रखी गई थी, फिर 5 साल की रखी गई, लेकिन कोई भी जमीन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। और जब जमीन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बट ऑब्वियस है जमीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि फसल बहुत ही लॉजिकली और साइंटिफिकली तरीके से लगाई जाती है कि एक फसल लगेगी, फिर उसको काटा के समय जाएगा, उसके समय कौन सी ऐसी फसल लगाएंगे कि जो फर्टिलिटी है लैंड की वो रिवाइव हो सके, या जो लैंड की उर्वरता है वो वापस से लाई जा सके। उसके लिए बहुत लॉजिकली वहां पे फसल लगाई जाती है, फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, तो बहुत ही मेहनत का काम है खेती। ये ऐसा कोई भी नहीं चला सकता जिसको उसकी नॉलेज हो और इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब 5 साल के लिए कर दिया गया तो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, जिससे धीरे धीरे जमीन बंजर होना शुरू हो गई। तो इसमें कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इसलिए कॉर्नवालिस के पास सामने चैलेंज था कि भूमि सुधार किया जा सके।
करें। तो इसने स्थायी भूमि बंदोबस्त कर दिया। उसने रियलाइज किया कि जब तक भूमि किसी की एक नहीं हो जाएगी, अभी हमें बता दीजिए कि हमें कोई लैंड दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि इस पे काम करिए, 5 साल के लिए आपके पास है, तो आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? सेम थिंग ट्रू, सेम थिंग इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द लैंडलॉर्ड्स। उस समय के लैंडलॉर्ड्स ने भी नहीं किया। तो फाइनली रीजन समझ में आया कि क्योंकि 5 साल का है तो उसको बढ़ा के स्थायी बंदोबस्त कर दिया जाए। अब देखिए हम तुरंत ही जंप कर रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर या गवर्नर जनरल है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया ताकि लैंड में इन्वेस्ट, जो भी इसको खरीदे उसको इन्वेस्ट करें। ये आया था 1793 में। पुलिस और राजस्व सुधार, दीवानी और फौजदारी अदालतें, दो इसने क्या किया था, पुलिस व्यवस्था और 1793 में स्थायी बंदोबस्त, भ्रष्टाचार विरोधी नीति। अब इसके बारे में आज देख लेते हैं क्या क्या चीजें, हम इसको याद कैसे करेंगे। कॉर्नवालिस से जब हमने शुरुआत में पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्लियरली बताया था कि 4 तरह से क वाले लोग आए थे, जिसमें क्लाइव था, कॉर्नवालिस था, कैनिंग था और कर्जन। इन चारों को हम लोगों ने एक मेथड से बता दिया था किसको हम किससे एसोसिएट करेंगे। कॉर्नवालिस में आपको यहाँ पे ब्रिटेन की जो ड्रेसेस थी वो रेड कलर के ड्रेस पहनते थे। अगर आपको किसी भी मूवी में अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो दैट वाज अ रेड कलर, ये यूजुअली रेड कलर पहनते थे। अब इसके सर पे जो आप मुंडू देखोगे, इसकी जो इमेजिन करोगे एक आदमी को जिसकी सर पे जो उसकी मुंडी है उसके ऊपर वो जो क्राउन पहनता है, जनरली हम लोग कैप या क्राउन पहनते हैं, एग्जैक्टली क्राउन से मत करो वरना कंफ्यूजन होगा इंग्लैंड वाले से। तो जो भी वो सर पे कैप पहनते हैं वो उसकी जगह पर जो कैप पहनता था वो ये है पॉपकॉर्न। ठीक है, पॉपकॉर्न। हमेशा जब भी कॉर्नवालिस को कौन पॉपकॉर्न से इमेजिन करेंगे, वो जो टोपी पहनता था वो पॉपकॉर्न वाली टोपी थी। इतनी चीजें याद हुई इसके बारे में। अब इसने क्या क्या काम किया था। पुलिस व्यवस्था, अब इसको तुरंत ही फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इसने क्या किया था, पुलिस व्यवस्था, सिविल सर्विसेज, जिसके आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज। कब आई थी? ये कॉर्नवालिस के टाइम पर आई थी। सिविल सर्विसेज, इकोनॉमिकल में भूमि सुधार, भूमि सुधार में क्या लाया था ये, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो अब आपको इमेजिन करना है और कोई इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई। पुलिस, दीवानी, फौजदारी, एक मिनट, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, स्थायी बंदोबस्त, भ्रष्टाचार विरोधी। चलिए, मेजर ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कॉर्नवालिस के बारे में। भूमि सुधार में स्थायी बंदोबस्त किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने, आप इमेजिन करोगे कि ये एक बंदा है जो सर पे कौन वाला ताज पहन कर आया हुआ है या फिर अपनी टोपी पहन कर आया हुआ। इसने आपसे कहा कि मैंने एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया है, एक जमीन स्थायी कर दी है। ठीक है, अब वो कृषि से रिलेटेड है, लेकिन आप यहाँ पे इमेजिनेशन में आप एक जमीन को इमेजिन करोगे, ये एक जमीन है जो इसने स्थायी बंदोबस्त कर दिया है। किस चीज के लिए, कि ताकि आप पुलिस का एग्जाम यहाँ पे बैठकर, ये सीट लगी हुई है, आप पुलिस का एग्जाम दे सको, और दूसरा आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सको। तो एक में आप पुलिस की वर्दी पे अपने आप को इमेजिन करिए, पुलिस की वर्दी पहने हुए देख के, और दूसरे में सिविल सर्विसेज में आप एग्जाम दे रहे हो, नॉर्मली आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो। अब जैसे ही आप एग्जाम देने चलिए और आपके सामने टफ क्वेश्चन है तो आपको लगा कंफ्यूजन होगा, माय गॉड इसका आंसर क्या होगा। एट दैट टाइम कॉर्नवालिस आया और आपके सर से उठाकर एक पॉपकॉर्न का पैकेट आपके पास रख दिया कि लो उसको खाते रहो फिर एग्जाम दो ताकि टेंशन कम हो। इतना इमेजिनेशन हुआ। तो क्या क्या चीजें हुई, पुलिस और स्थायी पुलिस और क्या, सिविल सर्विसेज एग्जाम यहाँ पे बैठ दे रहे हो, और स्थायी बंदोबस्त एक लैंड अलॉट कर दी थी कि यहाँ पे बैठ के आप एग्जाम दे सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब
आगे जब भी आप पढ़ोगे कुछ भी इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड रहेगा, इसी इमेज में आप ऐड ऑन करते जाओगे। तो इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है 2 लोगों के बीच में ये होगा कि ये होगा, वो सारी चीज़ें से दिक्कत आपको खत्म हो जाएगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट था जो मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है। एजुकेशन फील्ड में भी इसने कुछ किया था। चलिए आगे देखते हैं, जब मुझे क्लिक कर जाएगा तो आई विल टेल यू लेटर। उसके बाद आ जाते हैं वेलेजली के पास। ये रहा लॉर्ड वेलेजली सब्सिडरी अलायंस। वेलेजली के बारे में अच्छा हम लास्ट टाइम पे इसीलिए हम कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने कॉर्नवालिस की जगह हम शायद वेलेजली पे शिफ्ट कर गए थे, इसलिए ये वाला पॉइंट हम लोगों ने करा दिया था। अभी वो फिर से अब सीक्वेंस में चल रहा है तो एक बार हम इसको फिर से करा दे रहे हैं। हैदराबाद, मैसूर, अवध और ये वेलेजली को आपने एक इंसान से इमेजिन करना है। ये रहा एक इंसान जिसके जिसका सर जो है उसके पास जेली लगी हुई है, जो चिप चिप करने वाली जेली होती है खाने वाली वो लगी है, और इसने सबसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं सहायक संधि करूंगा, यानी मैं आपको सपोर्ट दूंगा। देखिए हुआ क्या था कि वेलेजली जब आया था 1805 में, उसने डिसाइड किया था कि अब मैं, ये लोग इतनी तगड़ी पॉलिसी बनाते थे कि जो भी पॉलिसी रहेगी हर पांचों दसों बीसों चालीसों उंगली इनके घी में ही रहती थी। ऐसा क्यों था? इसने कहा कि राजाओं से कि मैं सहायक संधि कर रहा हूं और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे कि हम ना हम आप पे अटैक करें ना बगल वाले आपके ऊपर अटैक करेगा। चलिए हो गई, सहायक संधि कर ली। अब इसने कहा आप सहायक संधि करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं। उसने कहा हमारी अंग्रेजों की एक टुकड़ी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, इन्वॉल्वमेंट होगा आपके पॉलिटिकल मुद्दे में, अंग्रेजों को घुसने का मौका मिल गया किसी के घर में। अब जब दुश्मन को घर में बैठा के रखोगे तो कितने भी स्मार्ट हो, वो कहीं ना कहीं आपका कमजोरी जरूर पकड़ेगा। तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलिटिकल मुद्दे में। अब डायरेक्टली वो लोग उसको मैनिपुलेट करने लगे और लड़ाई झगड़े का किस तरह से फायदा उठाकर जो लोगों को तोड़ा, वो सब चीजें आप जानते ही हिस्ट्री में कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि मैं सहायक संधि करूंगा, इससे भी कर ली, बगल वाले रास्ते भी कर ली, दूसरे रास्ते भी कर ली। अब उनसे पैसा भी ले रहे हैं, अपनी टुकड़ी अपने कुत्ते भी पलवा रहे हैं उनसे, और उन्हीं से वो पावर भी ले रहे हैं। वो कहते हैं ना परजीवी, पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट भी हैं और दिखा रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर सबसे इधर से भी संधि कर ली, अगर मान लीजिए ये स्टेट है, इससे भी कर ली, इससे भी कर ली, इससे भी कर ली, तो अब सब लोग इसी से सहायक संधि से जुड़े हुए हैं, तो कोई आपस में लड़ नहीं सकता है। तो फायदा किसका गया? हर तरह से फायदा किसको? अंग्रेज को ही गया। ना उन्हें अपना एक्सपेंडिचर ना ही उनका एक्सपेंड करना पड़ा अपने आर्मी पालने में, और ना ही और अलग से पैसा जो मिल रहा था, और पॉलिटिकल मुद्दे में घुसने का भी उनको मौका मिल गया विदाउट डूइंग एनीथिंग। काइंड ऑफ कुछ नहीं था एक तरह से इनका, इस तरह की सहायक संधि। अब इस संधि में कौन कौन इन्वॉल्व था? आपसे सीक्वेंस पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट में कि एट द एंड हम लोगों को बात करनी है 1789 से 1805 तक में ये था सहायक वेलेजली। तो हैदराबाद में सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, मैसूर के बाद यहाँ पे तंजौर भी था, तंजौर। अभी हम गवर्नर जनरल कर रहे हैं, इसलिए मेजर चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ उस पे ही फोकस कर रहे हैं विच इज डायरेक्टली कम फ्रॉम द गवर्नर वाले एरिया से। तो सहायक संधि की स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, ये राज्य थे, और उसके बाद दो क्वेश्चन पूछते हैं कौन से राज्य, दो तरह के क्वेश्चन या दो उसके और वेरिएशन होते हैं। एक तो आपसे पूछता है कि किस राज्य ने सहायक संधि की थी, तो या तो पहला पूछ लेगा या तो आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा शासक से सबसे पहला शासक कौन था जिसके साथ वेलेजली ने संधि की थी, तो वो थे पेशवा। तो पहले हम राज्य कर लेंगे सीक्वेंस में, उसके बाद किस किस राजाओं के साथ किया था और बाकियों के साथ किया था वो हम करेंगे। तो ये था पहले इन चारों को याद करने के लिए। यहाँ पे 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान मारा गया था, ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है, विल डू इट लेटर। वो जब हम लोग वो बिगनिंग वाले राज्य को किस राज्य पे कैसे कैसे कब्जा हुआ वहां पर हम बात करेंगे, ये वहां का मुद्दा है। यहाँ पे देखिए सहायक संधि किससे हुई। तो हैदराबाद, सबसे पहला राज्य हैदराबाद था, दूसरा मैसूर था, तीसरा तंजौर और चौथा अवध। तो उसको याद कैसे करेंगे? है मसूर तंजौर अवध में, है मसूर तंजौर अवध में, तीन चार बार आप बोलिए है मसूर तंजौर अवध में, है मसूर तंजौर अवध में। अब इसको आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद सबसे पहला जो राजा था वो था पेशवा, शासक जो था वो था पेशवा। पेशवा, उसके बाद भोसले, सिंधिया, जोधपुर। ठीक, ये रहा पेशवा।
पेशवा कहाँ गया, ये पेशवा, भोसले, सिंधिया, जैतपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर। देखिए पेशवा बाजीराव, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो आप वहां से उस चीज को एसोसिएट कर सकते हैं अगर चाहो तो। यहाँ पे कौन था पहला, तो पेशवा ने किया था, तो पेशवा। उसके बाद भोसले, पेशवा से पेश किया जाता। अब एक यहाँ पे प्रोग्राम होता है, अंग्रेजों ने एक प्रोग्राम रखाया, क्या क्या है, पेश किया। और भोसले और सिंधिया हमेशा हम लोगों को याद ही रहता है, बहुत ही बड़े नाम है हिस्ट्री में। तो भोसले और सिंधिया के सामने इसने जोधपुर का एक डांस परफॉर्मेंस रखा, जिसमें जो विमेन थी उन्होंने जयपुर की साड़ी पहन रखी थी, और उनकी साड़ी में मच्छेड़ी में मछली बनी हुई थी। इतना इमेजिन कर पा रहे हो प्लीज, जितना हो सके उतने कलरफुल इमेजिनेशन करिए, ताकि वो एक बार में आपको टाइम दीजिए और वो हमेशा आपको एक क्लिक में सब चीजें याद हो जाए। तो मच्छेड़ी, बूंदी का मतलब होता है बूंदी वाली लड्डू लेके नाच रही है, तो वो थाली पत्थर उस पे नाचने या ग्लास में नाचने की जगह या मटकी लेके नाचने की जगह वो बूंदी का लड्डू लेकर नाच रही है। और बूंदी, और पीछे जो इमेज बनी हुई है वो क्रांति मूवी थी, उसमें जो पीछे आपने देखा था ना कि पहले वो दुर्गा माँ की पूजा कर रहे होते हैं और इन रियलिटी वो भारत माँ का मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं, तो उस तरह से पीछे भारत माता की मूर्ति लगी हुई थी। होप सो ये आपका विलेजली क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आया था वेलेजली के बारे में। आप एक और चीज याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज उसने फोड़ कर रख दिया था, सारे राज्यों को इस तरह से मिला था कि उसने फोड़ के रख लिया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज भी इसी के टाइम पर बना था। ठीक, अब आ जाते हैं हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग, पहले क्लास में हमने बात की थी कि बहुत ज्यादा जगहों पे कंफ्यूजन है कि एक नाम से कई लोग आए थे, जैसे मिंटो के नाम से दो थे, तो एक मिंटो फर्स्ट, ये मिंटो हो गया, फिर दूसरा हो गया मिंटो सेकंड। ये हार्डिंग आया था, तो हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग सेकंड। वेल, हेस्टिंग आया था, तो हेस्टिंग पहले वाले हेस्टिंग जो आया था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वॉरेन हेस्टिंग से याद रखिएगा, वॉरेन से जी यही छोटे छोटे वर्ड पकड़ेगा, सिर्फ एग्जामिनर यही खेलता है, जहां वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दे दिया तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए वो वाले सेक्शन में आपको वारंट याद रखना है। और इसमें आप याद रखोगे लॉर्ड हेस्टिंग में, ये है लॉर्ड हेस्टिंग जो सेकंड टाइम पर आया था। इसी लॉर्ड से क्यों, भगवान की पूजा से हम चीजें एसोसिएट करेंगे, तो सो दैट जो भी से रिलेटेड चीजें होंगी वो आपको इमेजिनेशन में आ जाएंगी कि वो पूजा से संबंधित है, तो इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग होगा। हम इसको लॉर्ड नहीं बोलेंगे, हम जो पूजा यहाँ पर बात करेंगे उसमें हम लॉर्ड को वो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी मेजर, देखिए पॉलिटिकल मुद्दे में इसने बहुत बड़ा का जो एक इसका काम था, इसने मराठाओं को का अंत कर दिया था और पिंडारियों का दमन कर दिया था। पिंडारियों पिंडारियों का दमन कर दिया। पिंडारी कौन थे, पिंडारी एक तरह से कहते थे कि एक लड़ाकू कम्युनिटी थी जिसको सपोर्ट था मराठाओं से, और उन्होंने केसरिया या किसी रंग का उनको एक झंडा भी दे रखा था, लेकिन इन्होंने पिंडारियों को तो अंत किया ही किया। वीर मूवी शायद मुझे जहां तक याद आ रही है, जिसमें सलमान खान की मूवी है जिसमें वो वीर बना है, और जो कैटरीना जैसी जो हीरोइन दिखती हैं वो है उसमें, वो वाले उसमें शायद ये पिंडारियों वाला ही वो दिखा है, मराठा वाला ये स्टोरी चली है इसमें, तो आप उसको भी यहाँ से एसोसिएट कर सकते हो। पहला मराठा पिंडारियों को अंत किया था, और दूसरा या फिर हम लोगों ने हेस्टिंग से हंसने से इमेजिन किया था कि एक तिरंगा मूवी आई थी जिसमें गेंडा स्वामी था, अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें तो बड़ा ही गंदा घटिया घिनौना सा उसने रोल किया था, वो हंसता है, वो इमेजिनेशन वो उसकी थी खतरनाक, वो एक सेकंड का सीन था कि हमेशा दिमाग में बसा रहता है। तो आप हेस्टिंग से आप उसको भी एसोसिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो खड़ा होकर हंस रहा है, उसने किसका, मराठा और पिंडारियों का दमन कर दिया। अब हम अगर लॉर्ड से याद रखना चाहो तो हम लॉर्ड में क्या याद रखेंगे कि एक तो पहले एक और चीज मैं बता दूं इसी का पॉलिटिकल, इसके सारे चीज पॉलिटिकल मुद्दे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसने की थी नेपाल की संधि, नेपाल में इसने संगोली, नेपाल के साथ इसने संगोली की संधि की थी। संगोली की संधि में क्या हुआ था कि इसमें गढ़वाल, पहले मैं सारी चीजें लिख दूं, ये बार बार मैं यही पेन क्यों ले रही हूँ। चलिए, संगोली की संधि में गढ़वाल, गढ़वाल ये पूरा का पूरा रिपीट हो गया है हमारा क्लास, बेंटिक से शुरू करना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा फास्ट करके अभी लास्ट बचा हम कर ही दें, लेकिन सेकंड क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट रिपीट हो गया। ये हो गया गढ़वाल। अच्छा थोड़ा जल्दी करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। गढ़वाल, हुमायूं, नैनीताल, नैनीताल,
तुम चलो या हम चला दें, गढ़वाल, नैनीताल, कुमायूं, रानीखेत, इन सब जगहों पे संगोली की संधि की वजह से यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। एक कोई और जगह थी, अभी हम इसको स्टोरी से बता देते हैं। तो यहाँ पर आपने इमेजिन किया था कि आप नेपाल के दोस्त के साथ, नेपाल के किसी दोस्त के साथ आप किसी के घर गए हो जिनके यहाँ डेथ हो गई है, और हमारे यहाँ पिंडा पारा जाता है। तो पिंडा से याद रखिएगा कि पिंडा लाने के लिए आप लोगों को भेजा गया, और उसके बाद माठा से, मराठा से माठा कहा गया कि आपको माठा पंडितों को खिलाना है, तो इस पंडितों को देना है, इस वजह से आप इतनी चीजें ले आओ। और अपने नेपाल के फ्रेंड के साथ आप निकले लेने के लिए। आपको संगोली के संग से याद रखोगे कि नेपाल के फ्रेंड के संग आप गए क्या लेने, ये दोनों चीजों का इंतजाम करने लगे के लिए। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, गढ़ों के पास, गढ़ का शंकर जी के गढ़, और मिलेंगे कहाँ वो आपको, रानी खेत में। रानी का एक खेत है जहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं, और अगर, और वो कुमारे हैं, कुमारे गढ़ों के पास आपको जाना है। बट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से पूजा में बाधा मत डालिएगा, वरना अगर उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए, नैन खोल दिए, तो वो आपको भस्म कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई उनके बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लॉर्ड बेंटिक पर आ जाते हैं। बेंटिक ने क्या किया था, सामाजिक सुधार में सती प्रथा का उन्मूलन। ये इसकी इमेज थोड़ी अच्छी है, क्योंकि इसके काम जनरली बहुत अच्छे, क्योंकि इसके भी कुछ ऐसे घटिया वाले काम है, बट मैक्सिमम काम इसने सुधार के किए थे। जैसे कि बहुत बड़ा स्पेशली हम लोगों के लिए अगर हम कहें तो वरदान है, दैट इज सती प्रथा का अंत इसने किया था। इसमें मेजर रोल था राजा राम मोहन राय का, लेकिन टाइम पर किसके हुआ था, बेंटिक के ही टाइम पर हुआ था। तो कानून बनाकर इसको बैन कर दिया गया था कि अब अगर सती होगी तो गिरफ्तार हो जाएंगे लोग। तो ये होगा समाज सुधार में इसने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, 28 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और जो एक्ट लागू हुआ था वो 2089 में हुआ था। महिला शिक्षा का समर्थन किया था। तो विमेन के लिए इसने दो चीजें तो बहुत अच्छी की थी, दैट इज वाई वी आर टीचिंग हियर। पहला तो सोशल में हमने कहा था कि वुमेन के मुद्दे होंगे तो इसमें आ जाएगा, तो विमेन एजुकेशन। और दूसरा सती प्रथा, सती सिस्टम को अबॉलिश किया था, प्रेस कंट्रोल किया था, सॉरी प्रेस स्वतंत्रता, राजा राम मोहन राय का सहयोग, प्रेस स्वतंत्रता। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था इसके पहले वाले वीडियो में। यहाँ पे इसने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की थी, प्रेस स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मैं फ्रीडम लिख दे रही हूँ, फ्रीडम नॉट एग्जैक्टली फ्रीडम, बस स्वतंत्रता, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड स्वतंत्रता होगी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले का मैकाले मिंट लिखा हुआ है, चलिए 1835 का जो मैकाले का वो आया था, एजुकेशन में जो सुधार वाला सिस्टम, अभी अभी इसको भी हम कवर करेंगे, आज करेंगे, देखिए जल्दी इसको भी डाल देते हैं। तो ये कहते हैं विमेन एजुकेशन, सती प्रथा, प्रेस का प्रतिबंध हटाया था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, तो ये भी एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश को इसने इंट्रोड्यूस किया था, और ठगों का दमन, ठगों का दमन, तो मैक्सिमम काम आप देख रहे हो, ठगों का दमन। तो जो भी इसने किया था, ज्यादातर काम जो वो किए थे वो सोशल इश्यू से रिलेटेड ज्यादा थे, इस वजह से ये समाज सुधारक की तरह जाना जाता था। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या बची हुई थी, अभी याद आई थी, वुमेन सती एजुकेशन, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था, और क्या था एक, चलिए इसके इमेजिनेशन में आते हैं तो हम तुरंत ही क्लिक कर जाएगा। अब आप बेंटिक को इमेजिन करिए, ये रहा एक सिनेरियो, यहाँ पर बनी है चिता, चिता पर आदमी लेटा है, और यहाँ पे एक विमेन को, रेड ड्रेस में एक विमेन को यहाँ पे इसके साथ जलाया जा रहा है, ठीक। बेंटिक से याद रखोगे, जब भी हम बैन करने के लिए किसी चीज को बात करते हैं या फिर अपना विद्रोह प्रदर्शित करते हैं तो बैंड लगा के करते हैं। तो एक बैंड लगाया काले कलर का, एक गवर्नर जनरल है, जो आप उनको अगेन उस ड्रेस में देखिए जो गवर्नर जनरल पहनते हैं, उसने माथे पर एक बैंड पहन रखा हुआ है और हाथ में बैंड लगाया हुआ है, जो विरोध का प्रदर्शन करता है। इससे आप याद रखोगे कि बेंटिक ने किया था। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसने विरोध किया, हाँ, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को खत्म किया, ये था पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में।
या फिर इसको भी आप सोशल में डाल सकते हो। सरकारी सेवाओं में भेदभाव। इससे पहले क्या होता था कि गोरे लोगों को हाई पोस्ट मिलेगी, गोरे लोगों को मतलब गोरे क्या अंग्रेजों को हर जगह प्रेफरेंस दी जाती थी सरकारी सेवाओं में स्पेशली। तो इसने इस चीज को खत्म कर दिया था कि इफ यू आर केपेबल और आपको इंग्लिश आती है तो आओ। तो अब आइए वापस इमेजिनेशन में। यहाँ पे हो रही थी, सती चल रही थी। ये एक आदमी जिसने व्हाइट कलर का बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये रहा आदमी, इसने ब्लैक कलर का बैंड, माथे पे ब्लैक कलर का बैंड, हाथ में ब्लैक कलर का बैंड, पैर में ब्लैक कलर का बैंड पहन रखा है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किसका? कि वो सती नहीं होने देगा। पहला हुआ। यहाँ पर कुछ लोग ठग थे। इधर आप इमेजिन करिए, कुछ ठग थे जो चोरी कर रहे थे, चोरी डकैती कर रहे थे। किसमें? कि सती करवा देंगे हम तुम्हारे लिए। जैसे कुछ जगहों पर इन्वॉल्व होते हैं रिलीजियस पर्सन ही करप्शन में, वैसे ही यहाँ पर भी ये जब हो रहा था तो सती कराने के लिए जबरदस्ती अगेंस्ट लॉ जाकर ये काम करा रहे थे। तो इसने क्या किया, ठगों को पहले हटाया कि जो पैसे से लेकर ये सब काम करते, ठगों को हटाया, बैंड ठग हटाया, सती का उन्मूलन किया। इसके बाद इसने अंग्रेजी शिक्षा, हाँ अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी को उसने वो कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए कुछ सीट लगी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट को बैठने के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो ये रहे हमारे इंडियन और ये रहे फॉरेनर, सो कॉल्ड गोरे। ये सब आए और सब, इससे पहले क्या हो रहा था कि गोरों को प्रेफरेंस दी जा रही थी यहाँ बैठने के लिए, लेकिन बाकी इंडियंस को नहीं दी जा रही थी। तो उसने कहा कि आओ, यहाँ से अंग्रेजी आती है, आओ चलो जब बैठो यहाँ पे। तो उसने अलाउ कर दिया कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, बस क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी आने का मतलब कि आपने एजुकेशन में अंग्रेजी को उसने कंपलसरी कर दिया था और उसके साथ ही अंग्रेजी का कंपलसरी होना। और सरकारी सेवाओं में, ये सरकारी सेवा का एग्जाम देने के लिए आप कोई भी आ सकता है जिसको अंग्रेजी आती है वो आके बैठ जाओ। उससे याद हुआ कि अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था, सरकारी सेवाओं में भेदभाव खत्म कर दिया था, सती को खत्म कर दिया था, ठगी को खत्म कर दिया था। इतनी चीजें याद हुई। अब कुछ और रह गया इस इमेजिनेशन में डालने को? विमेन कर लिया हम लोगों ने, हाँ विमेन एजुकेशन इसमें, और साथ में ही विमेन एजुकेशन भी जोड़ देने। सती को खत्म कर दिया, इंग्लिश को, विमेन एजुकेशन बचा, ठगों को कर लिया हम लोगों ने, प्रेस पे प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध को हटा दिया, सरकारी हाँ बस एक ये दो चीजें और ऐड कर दूं। अब इस इमेजिनेशन में आप यहाँ पे विमेन, अब ये सरकारी एग्जाम देने जा रही हैं तो पढ़ेंगी तभी देंगी। तो यहाँ पर विमेन एजुकेशन को प्रोत्साहन किया और ये विमेन, ये मैं बाल बना दूं, स्पेशली रेड कलर को आप एम्फेसाइज कर सकते हो विमेन को। ये विमेन है, विमेन को भी कहा कि आप भी पढ़ सकते हो। तो विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, सती को खत्म किया, ठगों का दमन कर दिया, सरकारी सेवा में भेदभाव खत्म कर दिया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। ये पेन जाएगा, इतनी बार हमसे गिर चुका है। मैं सोच रही हूँ नीचे गद्दा लगा दूं। चले, तो ये रहा और प्रश्न प्रतिबंध। इसी समय पे लोग यहाँ पर प्रश्न, जो कुछ आदमी आए जो कि ये न्यूज़पेपर लिखने आए थे, इस पे प्रतिबंध लगा हुआ था। तो उसने कहा, सबको अलाउ कर दिया कि आइए आप लोग अपने न्यूज़पेपर में छापिए कि सरकारी से अपनी प्रमोशन के लिए कि आप ये भी देख लीजिए कि लिखिए कि बेंटिक ने प्रतिबंध हटा दिया सरकारी सेवाओं से, बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया, बेंटिक ने ठगी को खत्म कर दिया, सती को खत्म कर दिया, विमेन एजुकेशन को प्रमोट कर दिया। तो इसलिए उसने प्रतिबंध लगा, हटा के कहा कि सब छापो मेरे बारे में। इतनी चीजें आपको खूब याद हो गई होंगी। अब आते हैं बेंटिक के बाद, अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड, एलन बरो और लॉर्ड हार्डिंग और डलहौजी, हड़प नीति, रेल तार नीति। अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें रिपीट हो गई हैं, तो वो तो गड़बड़ी की वजह से हो गई। बट नेक्स्ट टाइम पर हम इसको आगे वाले सेक्शन को भी इसमें कवर करेंगे, बहुत लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम तुरंत ही फिर से आगे चलते हैं, इसके आगे वाले एरियाज को कवर करेंगे।